हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। तो फरवरी 2015 का मैं करा दिया हूं। ये दूसरा पार्ट है उसका। 20-20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्या मेन मुद्दा है उस पर। और जो मेरे पास बुकलेट नंबर है वो है बुकलेट नंबर ई। तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा नहीं बोलते हुए। एक और बात मैं बोल दूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ का लिंक दे देता हूँ, सारी चीज़ों का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का, सभी का मैं लिंक देता हूँ। वहाँ जा करके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और दूसरी तरफ मैं पेपर वन का भी प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ का मिल जाएगा। धीरे धीरे करके मैं एक एक करवा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। बहुत सुबह सुबह एकदम ब्रश भी हम लोगों ने नहीं किया, गला फंस रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ सामाजिक अध्ययन से, है ना। अच्छा, ये वाले पेपर भी कुछ प्रिंट ठीक नहीं था, बट जैसा है वैसा ही चलेगा। हमने 51 से फरवरी 2015 का ये प्रैक्टिस सेट है, सीटेट प्रीवियस ईयर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके से बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लासेस लूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और सच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, शेयर जरूर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको खास ज़रूरत है ये। क्योंकि अभी पीक टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो कुछ भी हो उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल जाए। ठीक है, और स्किप मत करिए, क्योंकि बीच में कहीं कोई कंटेंट आता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ कुछ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। फरवरी 2015 सीटेट पेपर टू प्रीवियस ईयर सोशल स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए पहला सवाल यहाँ पर क्या कहता है। पहला सवाल कहता है 51, दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी। तो दिल्ली सुल्तान, दिल्ली डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, उसमें उन लोगों का हिंदी, तीसरा है अरबी, चौथा है उर्दू। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग ना आंसर देने का कोशिश करिएगा, मैं ऐसे बता बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा 3, अरबी भाषा। ठीक है, उन लोग अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा के लेकर के चलते थे। ठीक है, बाद में जब मुगल पीरियड आया था तब फारसी, उर्दू और अरबी तीनों चला था। हिंदी तो था ही, और उर्दू तो काफ़ी बाद में आया है, अरबी फारसी के बाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। 52 पूछता है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। अब बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कौन थे या क्या थे, उसके बारे में पूछा गया। तो कहता है यहाँ पर, वे लोग जिन्होंने निर्वाण मतलब प्रबोध प्राप्त किया। दूसरा कहता है चीनी बौद्ध जाति। तीसरा कहता है बौद्ध विद्वान। चौथा कहता है बौद्ध की प्रतिमाएं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिए, बोधिसत्व उसे बोलते हैं जो निर्माण प्राप्त कर लेते हैं, इनलाइटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, तो पर्सन हु अटेन इनलाइटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर जाएगा, जो जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं उसे हम लोग बोधिसत्व कहते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये वीडियो कट रहा है, पहले नहीं ध्यान देता, सॉरी, उधर कट गया तो कोई बात नहीं। चलिए, तीसरा है यहाँ पर, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी। मतलब चोल साम्राज्य में आपको एक सभा का सदस्य बनना है, तो उनमें से आपको कुछ कुछ आहर्ताएं, कुछ नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके अंतर्गत आना होगा, तभी आप सदस्य बन सकते हैं। तो इनमें से पूछ रहा है, कौन से एक ऑप्शन में नहीं आ रहा है जिनके कारण सदस्य बनने ना बनने का मैटर नहीं करता है। ठीक है, नहीं वाले सवाल है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला कहता है उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दूसरा कहता है उसके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा कहता है उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और फोर्थ में कहता है उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहां से वे भू राजस्व वसूला जा सकता है, मतलब जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर उम्र का कोई चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन आपके पास अपना घर होना चाहिए, आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, ये जो वेद उद को क्यों ऐड किया गया था, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हो सके पूछ दे। देखिए चोल साम्राज्य में जो सभा के जो हेड वगैरह होते थे ना, वो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे।
इसलिए उन्होंने एक बेसिक टर्म माना कि आपको वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। यदि एक क्षत्रिय रहता तो खास करके वो पहलवानी पर ज़्यादा बल देता, आपको ताकतवर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों का मतलब वर्चस्व रहा था, इसलिए वहाँ पर वेदों का ज्ञान पर बल दिया गया था। ठीक है, और उन्हें भूमि स्वामी भी बोला गया था। ठीक है, उनके भूमि स्वामी भी होने चाहिए, ऐसा बोला गया था उनका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 54 कहता है रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, फरवरी 1919 में। ठीक है, उसका विरोध क्यों किया गया था? लिख लीजिए, फरवरी 1919। इसलिए बोलता हूँ मैं, कोई भी टर्म नहीं आता अभी, जैसे ब्राह्मणों के बारे में मैंने बताया, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आप नोट करते रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। छोटे छोटे टर्म कोई मैं बता दूंगा, हो सके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वो नया क्वेश्चन बना से बोर्ड जो भी क्वेश्चन बनाने वाला हो तो। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था, क्यों किया गया था? पहला सवाल यहाँ ऑप्शन देता है, इनमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। दूसरा कहता है इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। तीसरा कहता है इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए थे। और फोर्थ कहता है प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया था। तो रॉलेट एक्ट का उल्लंघन या फिर विरोध क्यों किया गया था, जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट जब आया था ना फरवरी 1919 में, इसको ब्रिटिश सरकार के अधीन लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत आया था। तो इसमें क्या गया था, इसका एक ऐसा ही पावर था, ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत इंग्लिश सरकारों का पावर और बढ़ रहा था। अब एक बात बताइए, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट पावर है और दूसरे के पास भी 10 यूनिट पावर है। अब कोई बंदा आएगा आपको 2 यूनिट प्लस कर दे रहा है या 5 यूनिट प्लस कर दे रहा है, आपको भले ही नहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, तो आखिर इसके पास तो 15 यूनिट पावर हो गया, जबकि पास आपके पास तो 10 ही यूनिट रहा। मैं यूनिट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आप क्या बोलोगे? आप तो विरोध करोगे ना। यदि तो ये बोले, अंग्रेज बोलते थे मैं तो आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने प्रशासन पर वर्क कर रहा हूँ। तो लेकिन इनडायरेक्टली आप कहाँ क्या हो रहा है, प्रशासन पर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन इनका अधिकार कम हो रहा है ना। आप अपने पावर बढ़ा दे रहे हो, मतलब इसको कम कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर था। अंग्रेज बोलते थे कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ को समझने पर यहाँ की जनता बोले नहीं, ये क्या कर रहा है, इनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार उनका खत्म हो रहा था कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या होता है, उनके एक मतलब पुलिस का जो व्यवस्था था, खास करके पुलिस में उनका पावर बढ़ रहा था धीरे धीरे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। 55 क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। अब चाणक्य क्या एक पुस्तक है? लड्डू सा सवाल है। कौन सा अर्थशास्त्र है? यजुर्वेद है, धर्मशास्त्र है, या अरे सॉरी सॉरी, अर्थवेद है, यजुर्वेद है, धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र है? अर्थ सोच कर मैं भी पढ़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चाणक्य का जहां नाम आएगा हम लोग अर्थशास्त्र को मार के आगे बढ़ते। चाणक्य कौन थे? मौर्य साम्राज्य के महामंत्री थे। इन्हीं ने मौर्य साम्राज्य की नींव डालने में मदद की थी। और किसका विनाश का संकल्प लिए थे? नंदवंश के। ठीक है, किसने इनका अपमान किया था? घनानंद ने किया था, तभी से इन्होंने संकल्प लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56 कहता है गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। अब गर्भगृह है, ठीक है, तो प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया। तो क्या क्या था वो और क्यों माना गया? चलिए, पहला ऑप्शन कहता है मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। जहां लोग एकत्रित होते, हम लोग जनरली उसको सभा कहते थे, आंगन के रूप में, है ना, जहाँ पर लोग सभा करते थे। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कहता है गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। तीसरा कहता है वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। और फोर्थ कहता है वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। इसका आंसर बताइए। धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, ये भी चलिए मैं एलिमिनेट करता हूँ, 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़ता हूँ। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा, 1 मिनट, हाँ ठीक, इसका आंसर होगा वह स्थान जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। सपोज दैट मान लीजिए ये एक मंदिर है, ये क्या है हमारा, एक मंदिर है। ठीक है, अब ये मंदिर है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप है। मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीढ़ियाँ बना हुआ है आपका। ठीक है, अब बोला तो मेन ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, बीच वाला, यहाँ पर, है ना। तो इस जगह कोई गर्भगृह माना जाता था। ये आपको तो पता है, ये इस टाइप के होते थे। ठीक है, अलग अलग पैटर्न है, कुछ कुछ डिज़ाइन साउथ उथ में बना दिए जाते हैं अलग अलग तरीके से। समझ में आ रहा है ना?
चलिए, गर्भगृह वही होता है जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। 57 कहता है निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है। घास भूमि, ठीक है, तो नेटिव अमेरिकन का बात कर रहा है, मतलब अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान पूछ रहा है। स्टेपी है, पंपास है, वेल्ड्स है या प्रेयरी है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये भी लड्डू सा सवाल है। जब आपको अमेरिकी जहाँ दिखे और ऑप्शन में प दिखे, मैंने एपी करके नाम से याद किया है, ठीक है, एपी, तो यहाँ पर पेरियर यहाँ पर दिख रहा है, पेयरी, ठीक है, तो इसका आंसर पेयरी होगा। ठीक है, सीधा सा जवाब है, कोई ज़्यादा बल नहीं लगाना, हल्के में इसे सॉल्व करना है। 58 क्या कहता है। 58 कहता है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, पहला कहता है पिसिकल्चर, दूसरा कहता है हॉर्टिकल्चर, तीसरा कहता है सेरिकल्चर, चौथा कहता है विटिकल्चर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर पोखर और तालाब में किसका मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब फीस, ठीक है। यदि इनको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। तो फीस के बारे में बोला गया है, तो इसको याद करिए, पीसी कल्चर को कहते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं, विटिकल्चर किसको बोलते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि चलिए आगे चलते हैं। 59 क्या कहता है, बेरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। अच्छा, बेरिंग जल डमरू एक संकरा भाग है जो किस किस को जोड़ता है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा कहता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीसरा कहता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, और अंतिम कहता है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। उलझा देगा ये सारा प्रश्न, आपको सटीक जानकारी होना भी चाहिए, ठीक है। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा, नहीं कटना चाहिए वीडियो, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है बेरिंग जल डमरू। और एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा हुआ सेंटेंस है प्रीवियस ईयर में, जब आप कंक्लूजन निकालेंगे तब वहाँ से सवाल किया गया ये। तो ये दुनिया का एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को आना जाना होता है। यदि मैं महासागरों के व्यवस्था से बोलूँ, व्यस्त भी है इधर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ भूगोल ही है ना, मुझे लगा सीडीपी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण पूछा है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरा पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं, उसका कारण पूछा है। पहला ऑप्शन कहता है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इसी स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। दूसरा कहता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसी स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तीसरा कहता है यहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। और अंतिम ऑप्शन कहता है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन मैंने पढ़ा होगा तब तक आप लोग कंफ्यूज हो गए, भूल गए होंगे, कोई बात ना, चेक करिए जल्दी से। देखिए इसका आंसर होना चाहिए, सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीधी रेखा कर्क रेखा पर पड़ती है, मतलब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी बोला है सूर्य की सीधी किरणें कर्क मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो दो एलिमिनेट हो गया, बच गया दो हमारे पास। अब पहला के पास चलते हैं, कहता है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। आंसर हमारा यही होगा। उस समय क्या होता है, पूरा यहाँ से मार्च से तो गर्मी स्टार्ट हो जाता है आप लोगों को, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में, और धूप और सूर्य की किरणें और ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 61 कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली इस भाषा, एक मिनट, यहाँ सीडीपी स्टार्ट हो गया, यहाँ से सीडीपी स्टार्ट हो गया, इस बार सीडीपी का अलग पैटर्न दे दिया, बीच में ही डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, करवा देता हूँ, क्योंकि अब खोजने चलूँगा, अभी सोशल स्टडी का तो टाइम बर्बाद होगा, करवा ही देता हूँ। कहता है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होनी चाहिए। जो सोशल साइंस हम लोग पढ़ते हैं उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, किस तरीके का भाषा प्रयोग होगा, यहाँ पर वो कह रहा है। पहला कहता है प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई, दूसरा कहता है पक्षपातपूर्ण, तीसरा कहता है तटस्थ और संवेदनशील, और फोर्थ कहता है मुश्किल होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए सीधा सीधी बात है, प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व, मान लीजिए
कोई एक ज़्यादा पावरफुल सोसाइटी में आदमी लोग हैं, कोई एक संस्था है या कोई जाति समूह है, ठीक है, वर्ग समूह है, तो क्या हम उसका प्रतिनिधित्व करेंगे? वो जो बोलेगा उसी के भाषाओं को, उसी के बोलियों को, उन्हीं की विचारधारा को सामाजिक विज्ञान में हम डालेंगे? नहीं जी, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। दूसरा कहता है पक्षपातपूर्ण, नहीं यार हम भेदभाव क्यों करेंगे। तीसरा कह रहा मुश्किल होना चाहिए, भाई मुश्किल हो जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। तो हमें सीधा सीधा एक ही ऑप्शन हमारा बच जा रहा है, न्यूट्रल होना चाहिए और सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिव इन द सेंस मतलब क्या समाज में मुद्दे चल रहे हैं, किन के बारे में बच्चों को जानकारी सच में होनी चाहिए, उससे संबंधित भाषाओं के या तथ्यों को डालना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 62 क्या कहता है, कहता है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि, अच्छा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रोजेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूट है उस पर एक कुछ सोरिल निकालना है आपको, मॉडल प्रोजेक्ट करना है, इस टाइप का आपको वर्क करना है। तो इससे क्या होगा, पहला ऑप्शन कहता है इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। दूसरा कहता है वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं। तीसरा कह रहा है यह संस्था प्रभावशाली नहीं है। और फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों को इन संस्थाओं को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए प्रोजेक्ट करके दिखाना है आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, तो हम इसमें क्या करेंगे, उसके विशेषताओं पर बल देंगे, उनमें चुनौती मतलब उनकी कमी वगैरह क्या है, उनके लिमिटेशंस वगैरह उनको पहचान करेंगे हम, तो बच्चे खुलकर सामने आ पाएंगे, है ना, अपने विचारों को रख पाएंगे, वो भी सोच पाएंगे उसके बारे में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर पाएंगे। बात समझ, बात बाकी तो कुछ वैसा दम नहीं लग रहा ऑप्शन में ही, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, यहाँ भी वीडियो कट रहा है, ओहो ये ऐसा दे दिया है ना, पढ़ाते टाइम में ध्यान नहीं रहता। चलिए कहता है यहाँ पर, अब मैं इतना ही रखूँगा, टेक्स्ट छोटा हो या बड़ा हो जो हो। कहता है यहाँ पर संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है। अब संक्रियात्मक मूल्यांकन हमें करना है, तो उसके लिए कौन एक सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है इन एप्रोप्रिएट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला कहता है ग्रेड का निर्धारण, दूसरा कहता है प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, और फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने का सारांश क्या बोलेंगे, समराइजिंग, ये हिंदी में ना, सारांशीकरण। चलिए हो गया इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। हमसे पूछ रहा है संक्रियात्मक मूल्यांकन का समेटिव, समेटिव का मतलब क्या होता है, अंत में करना है हम ना, समेटिव फॉर्मेटिव ड्यूरिंग करते हैं ड्यूरिंग क्लास, और समेटिव लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में लोग क्या करते हैं, ग्रेड का निर्धारण करते हैं जी, प्रस्तावित सत्र का अंत में ही करते हैं, और विद्यार्थियों को सीखने का सारांशीकरण भी करते हैं, लेकिन ये हमारा समेटिव में नहीं आता, ये हमारा फॉर्मेटिव में आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हमसे अनुपयुक्त पूछा है, उपयुक्त नहीं पूछा था, क्लियर है। आगे चलते हैं 64 क्या कहता है यहाँ पर, 64 कहता है यहाँ पर, कह रहा है वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। अब वृत्त आरेख हमें पाई डायग्राम यूज करना है, तो किसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहला कहता है ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, दूसरा कहता है विभिन्न मात्राओं की तुलना करना, तीसरा कहता है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, और फोर्थ कह रहा है एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, वित्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। देखिए इसका आंसर होगा समग्र, यहाँ पर समग्र के संबंध में किसी, क्या हुआ, ओ अच्छा ठीक है, समग्र के संबंध में किसी एक का मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई डायग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। 65 यहाँ पर कह रहा है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है। मतलब जैसे ही हम लोग पढ़ते तो एक लड़का या लड़की किसी बारे में कहानी दिया था, वो घूमने जा रहे हैं, वो यही सोच रहे पुराने घर देख रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों ऐड किया गया है सिलेबस में। चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है
दिखाना कि लड़के एवं लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है दूसरा कह रहा है पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करा। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। और फोर्थ कह रहा है यह बताना कि प्रस्तावना को कैसे दी जा सकती है। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा, हमें क्या करना था, शुरुआत में लड़के, हाँ, इसका मतलब हो रहा है कि वो बच्चे उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे, खोज रहे हैं, विचार रहे, अपना भी मतलब क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, सृजनात्मक आकलन कर रहे हैं। वो भी इसके बारे में हम जाएंगे वहाँ घूमेंगे तो हम क्या जानेंगे उसके बारे में, वो किससे संबंधित है। ये सब चीज़ों के बारे में ही विकसित करने के लिए, इसको दिखाने के लिए ही इस चीज़ को दिया गया कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना विकसित कर सके या करना। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। 66 क्या कहता है, कह रहा आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में एक किसान हैं। आपको इमेजिन करना है। एक सवाल आपसे ऐसा भी देता है कि आपको ऑन द स्पॉट मतलब आपको रोल प्ले करना है ना, इस तरीके का सवाल आपको देगा। तो ये उसी तरह है। तो कह रहा है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। तो आप समझिए किसान है अलाउद्दीन खिलजी के समय में या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, आप टैक्स नहीं पे किए हैं, तब आपको क्या करना है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर है उपयुक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो सवाल है या जो एक एक्टिविटी है वो किसको बढ़ावा दे रहा है। पहला कहता है इतिहास के संदर्भ में कल्पना। दूसरा कह रहा है स्रोत का महत्व। तीसरा कह रहा है संस्कृति का ज्ञान। और फोर्थ कह रहा है साहित्य का महत्व। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में है, तो आप क्या कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे कर रहे, नहीं दे पा रहे, तो आप एक तरीके से आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक किसान हूँ। तो क्या कर रहे हो, इतिहास के संदर्भ में आप एक कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसमें क्या होगा, रोल प्ले होगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं। 67 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर बोल रहा है भूगोल और अर्थशास्त्र को शामिल करने से क्या क्या हमें मदद मिलेगा या फिर उसको सिलेबस में क्या सहायक होगा, ये हमसे पूछा है। पहला कहता है यहाँ पर ऑप्शन में पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना। दूसरा कहता है बहुलवाद को समझना। तीसरा कहता है पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। और फोर्थ कह रहा है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि भूगोल और अर्थशास्त्र को जोड़ा जाता है, इसका मतलब होता है वो पर्यावरण को भी जान पाएंगे, संसाधन क्या है उसको भी जान पाएंगे, और उसके विकास के मुद्दे क्या हैं उसको भी जान पाएंगे। अच्छी तरीके से उसका दृष्टिकोण को विकसित कर पाएंगे, उससे संबंध जोड़ पाएंगे अपने जीवन के साथ। हमारा भूगोल में क्या है, भौगोलिक परिस्थिति क्या है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय अलग अलग मौसम में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, किससे संबंधित हैं, मूल अर्थव्यवस्था किससे है, कृषि से है या उद्योग से है, उन चीज़ों को वो जोड़ पाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। 68 क्या कहता है रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जा सकता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बोल रहा है सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ने के पूर्व। तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। अंतिम कह रहा है इकाई के अंत में। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। रचनात्मक मूल्यांकन हम लोग कब करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन हम लोग ड्यूरिंग द प्रोसेस करते हैं, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान करेंगे, है ना। अब भाई सत्र के अंत में कर लेंगे और शुरुआत में कुछ नहीं करें तो क्या हम उखाड़ देंगे भाई, है ना। मतलब हम लोग कितना हम सीख पाएंगे बच्चे वहाँ से, है ना। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट करते रहेंगे, काम करते उसी समय अपना दिमाग लगाते रहेंगे और सॉल्व करते जाएंगे चीज़ों को, तो अच्छा होगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 69 क्या कहता है। 69 कहता है यहाँ पर कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अपक्षपात हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बाइज्ड हो गया, है ना। तो इन सबको दूर कैसे किया जा सकता है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। दूसरा कह रहा है उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है भाई। तीसरा कह रहा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। और फोर्थ कह रहा है संविधान के आमुख को प्रदान करके। जल्दी से बताइए क्या होगा, आमुख, प्रियम्बल। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा।
बच्चों को पक्षपातपूर्ण भेदभाव पूर्वाग्रहों के बारे में यदि हम बताना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, समाज की वास्तविकताओं के बारे में उसको रूबरू करवाएंगे, विभिन्न आयामों के बारे में बताएंगे, हमारे ऊंच नीच क्या है, आर्थिक स्तर पर है, जातीय स्तर पर है, भाषाई स्तर पर है ना। खास करके आर्थिक स्तर पर आज के समय में ज़्यादा है। ठीक है, जातिवाद कहीं ना कहीं गाँव वगैरह में, शहर में धीरे धीरे खत्म हो ही रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। आज का आखिरी सवाल क्या कहता है, कहता है यहाँ पर 70, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, मतलब एक किसी एरिया के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में कोई एक टीचर है जिसको लेट माना गया, बीन या ब नाम है, ठीक है उनका। अब वो पढ़ा रही है उस पाठ को, मान लीजिए मैं दिल्ली के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बी हूँ यहाँ पर। अब बोल रहा है आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए, अब ब क्या करेगी, वो उस क्षेत्र के बारे में पढ़ा रही है। तो विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। दूसरा कह रहा है विभिन्न शासकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना। तीसरा कह रहा है अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ कह रहा है वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए किसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो हम जब तक उसका एक वहाँ का मतलब परिवर्तन के बारे में नहीं जानेंगे, उनके पहलुओं को हम नहीं जानेंगे, उनकी समानता क्या है और असमानता क्या है, तो हम क्या करें, डिफरेंस कर पाएंगे, उसमें क्या डेवलप हो रहा है, क्या खराबी है, क्या सुधरा है, उसका लिमिटेशन क्या थे, उनकी व्यवस्था क्या थे, जोग्राफिकल कंडीशन क्या थे, अब क्या प्रशासनिक व्यवस्था क्या थे, अर्थ अर्थ का क्या मूल साधन था, सबके बारे में यदि हम जान पाएंगे तो वो ऑप्शन एक जा रहा है। हम उस काल अवधि के मतलब उस समय में क्या करेंगे, उनकी समानताओं और उनके परिवर्तनों के बारे में हम प्रकाश डालें तो बच्चे अच्छी तरीके से उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे। क्लियर है। चलिए तो आज इतना ही है, फिर मैं अगले पार्ट को लेके आऊँगा, आगे के क्वेश्चन करवाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा। और चैनल पर यदि आप सच में नए हैं तो बहुत को नहीं करते हैं आप लोग, तो कमेंट कुछ नहीं करते हो, लग रहा है आप लोगों को सब ओके है। देखता हूँ क्या है, पता चलेगा रिजल्ट पर ही, है ना। ठीक है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जो दबाएगा, ताकि मैं जब भी क्लासेस लो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और जरूर इसे शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।